मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में हमेशा समाज का एकदम असली चेहरा देखने को मिलता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उनकी एक बेहद मनोवैज्ञानिक और प्रभावशाली कहानी नशा पर। ये पूरी कहानी मुख्य रूप से अमीरी के नशे, समाज में रचे बसे वर्गभेद और एक गरीब नायक की मानसिकता में आए उस भारी बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है जब वो कुछ दिनों के लिए अपने एक अमीर दोस्त ईश्वरी के घर रहने जाता है। यह देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे विलासिता और आराम के संपर्क में आते ही इंसान के बड़े बड़े उसूल और आदर्श ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो चलिए एक कट्टर आदर्शवादी सोच से लेकर विलासिता के खोखले पाखंड तक की इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही नायक के इन तीखे और बगावती शब्दों से होती है। एक गरीब क्लर्क का बेटा होने के नाते उसके मन में अमीर जमींदारों के लिए कूट कूट कर नफरत भरी है। वो उन्हें खून चूसने वाली जोक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बांझ कहता है। उसकी यह गहरी नफरत और उसका ये मजबूत आदर्शवाद ही दरअसल उस बड़े और नाटकीय बदलाव की नींव तैयार करता है जिसे हम आगे देखने वाले हैं। अब इस पूरी कहानी के ताने बाने को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दो एकदम अलग दुनियाओं और उनके विचारों के टकराव को देखना होगा। कहानी के शुरू में ही यह वैचारिक फासला एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ हमारा नायक है, बिल्कुल पक्का आदर्शवादी, जो गरीब है, मजदूर वर्ग के हक की बात करता है और अमीरों को सिर्फ शोषक मानता है। और दूसरी तरफ उसका पक्का दोस्त ईश्वरी है। ईश्वरी एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा है और वो बड़ी ही शांति से इस गैर बराबरी का बचाव करता है। उसका मानना है कि ये वर्ग भेद तो एकदम स्वाभाविक है, छोटे बड़े लोग तो हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। अब जरा ईश्वरी के इस दोहरे बर्ताव पर गौर करें। अपने दोस्तों के बीच तो वो बहुत ही शांत और विनम्र रहता है, लेकिन जैसे ही बात नौकरों की आती है उसका एक अलग ही तानाशाह वाला रूप सामने आ जाता है। बिस्तर लगाने में जरा सी भी देरी हो जाए या दूध का तापमान उसके मन मुताबिक ना हो तो वो तुरंत अपना आपा खो देता है। नायक चुपचाप उसके इस व्यवहार को देखता रहता है और मन ही मन खूब आलोचना भी करता है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब दशहरे की छुट्टियों में नायक अपनी इसी अमीर दोस्त के शाही घर पर कुछ दिन बिताने के लिए राजी हो जाता है। सफर शुरू होता है सेकंड क्लास ट्रेन के डिब्बे से और यही नायक को वर्ग भेद का पहला कड़वा घूंट पीना पड़ता है। रिफ्रेशमेंट रूम के वेटर ईश्वरी की तो जी हुजूरी करते हैं, बहुत तत्परता से उसकी सेवा करते हैं, लेकिन नायक के साधारण कपड़ों को देखकर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। वेटरों का ये सीधा सीधा भेदभाव नायक के आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरी चोट करता है। फिर स्टेशन पर उतरते ही ईश्वरी एक बहुत बड़ा दांव खेलता है। वो अपने एस्टेट के कर्मचारियों के सामने नायक का परिचय एक सफेद झूठ से करवाता है। वो कहता है कि ये साधारण सा दिखने वाला शख्स दरअसल 2.5 लाख सालाना की रियासत का मालिक है, जो सिर्फ महात्मा गांधी का पक्का भक्त होने की वजह से ऐसे सादे खद्दर के कपड़े पहनता है। अब मजे की बात देखिए, इस पूरी स्थिति में नायक इस झूठ का बिल्कुल भी खंडन नहीं करता। वो बस चुप रहता है। उस ख्याली वैभव और बिना मांगे मिल रहे भारी भरकम सम्मान में वो इस कदर खो जाता है कि वही झूठ अब उसकी नई सच्चाई बन जाता है। और सच कहें तो ठीक इसी पल से धन और रुतबे का वो नशा उसके दिमाग पर चढ़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे वो नायक उस पाखंड के दलदल में धंसता चला जाता है जिससे वो खुद सबसे ज्यादा नफरत किया करता था। उसके अंदर बदलाव इतनी तेजी से आता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मजदूर वर्ग वाली उसकी वो सादगी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जो नायक हॉस्टल में अपने कपड़े खुद ही धोता था, वो अब नौकरों से अपने पैर धुलवाता है, अपने कपड़े धोने से साफ मना कर देता है और खाने या सोने के समय में जरा सी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं होती। शासक वर्ग के सारे नखरे अब उसकी आदत बन चुके हैं। वो अपने इस नए और नकली रूप के प्रति इतना ज्यादा समर्पित हो जाता है कि एक दिन बिस्तर लगने में बस थोड़ी सी देर हो जाने पर वो एक नौकर पर बुरी तरह भड़क जाता है। वो खुद को ही ये तर्क देता है कि ईश्वरी भले ही अपना बिस्तर लगा ले, लेकिन वो तो एक कुंवर मेहमान है और एक कुंवर मेहमान अपने हाथों से ऐसे छोटे मोटे शारीरिक काम कैसे कर सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसका ये अहंकार एक अजीम और हास्यास्पद पाखंड में बदलने लगता है। एक शाम की ही घटना को अगर हम कदम दर कदम देखें तो उसका ये नया घमंड पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। मेज पर रखा लैंप किसी ने जलाया नहीं था, माचिस बिल्कुल पास ही रखी थी, लेकिन हमारे नए नवेले कुंवर साहब भला अपने हाथों से लैंप कैसे जला लें?
जब मुंशी रियासत अली वहां आते हैं तो नायक उन पर इतनी बुरी तरह भड़क जाता है कि बेचारे रियासत अली को कांपते हुए हाथों से लैंप चलाना पड़ता है। नायक अब ईश्वरी से भी ज्यादा घमंडी हो चुका था। और उसके पाखंड की हद तो तब पार हो जाती है जब वो एक तरफ तो आराम से कुर्सी पर लेटकर गांव के एक ठाकुर से अपने पैर दबवा रहा होता है और उसी सांस में समाजवाद और जमींदारी प्रथा को खत्म करने के बड़े बड़े क्रांतिकारी भाषण भी दे रहा होता है। एक शोषक की तरह मजे लेना और उसी वक्त शोषण के खिलाफ बोलना, ये इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। लेकिन इस ख्याली दुनिया और आत्मसंतुष्टि वाले रोल प्ले का असल लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है, ये देखना काफी दुखद है। जब नायक उस ठाकुर को झूठा वादा करता है कि स्वराज आने पर उसे जमीन और नौकरी मिलेगी, तो उस वादे के नशे में ठाकुर शराब पीता है, अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटता है और गांव के महाजन से लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। नायक का वो एक झूठ गांव वालों की जिंदगी में असली तबाही मचा रहा था। खैर, भ्रम चाहे कितना भी मीठा क्यों न हो, उसे कभी ना कभी टूटना ही होता है। और नायक के लिए ये कड़वी सच्चाई सामने आती है वापसी के सफर में। आते वक्त का वो शानदार सेकंड क्लास का सफर और जाते वक्त का ये थर्ड क्लास का डिब्बा, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत कुछ कह जाता है। वापसी के डिब्बे में इतनी भीड़ है कि तिल रखने की भी जगह नहीं है, करवट लेना भी मुश्किल है। ये बाहरी और शारीरिक घुटन सीधे सीधे उस मनोवैज्ञानिक पतन की ओर इशारा कर रही है जो बस होने ही वाला था। वापसी की इस यात्रा में तनाव पल पल बढ़ता जा रहा था। भीड़ से भरे उस डिब्बे में जब एक गरीब आदमी की गठरी नायक के चेहरे से बार बार टकराती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है और उस गरीब आदमी को पकड़कर 2-3 जोरदार तमाचे जड़ देता है। बस इसके बाद पूरा का पूरा डिब्बा नायक के खिलाफ हो जाता है। तभी डिब्बे में बैठा एक यात्री उसे टोकता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो एक कठोर आईने की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या अमीर होकर आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ये एक सवाल नायक के उस नए, झूठे और घमंडी रूप की भद्दी सच्चाई को सबके सामने नंगा कर देता है। और रही सही कसर ईश्वरी पूरी कर देता है। वो अंग्रेजी में सीधे सीधे बोल पड़ता है, "What an idiot you are, बीर", यानी तुम कितने मूर्ख हो। अपनों से मिला ये सीधा प्रहार उस आखिरी भ्रम को भी चकनाचूर कर देता है जिसमें नायक अब तक जी रहा था। कहानी यहीं आके ठहर जाती है। थर्ड क्लास के उस खचाखच भरे डिब्बे की कठोर वास्तविकता के बीच नायक एकदम सुन्न होकर बैठ जाता है। धन, वैभव और झूठे सम्मान का वो नशा जो पिछले कुछ दिनों से उसके दिमाग पर हावी था, अब वो धीरे धीरे उतरने लगता है। उसे आखिरकार अपनी असली जमीन नजर आने लगती है। ये पूरा विश्लेषण हमारे लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारे इंसानियत के उसूल, हमारे आदर्श वास्तव में हमारे पक्के विश्वास हैं, या फिर वे महज हमारी वर्तमान परिस्थितियों और मजबूरियों की देन हैं? क्या वो नायक सिर्फ इसलिए अमीरों का विरोधी था क्योंकि वो खुद गरीब था? ये सवाल मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी को आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।